Assalamualaikum guys, this is Dr. Fatma and today we are going to discuss point number 105. इसके अंदर जो है ना कुछ डिसऑर्डर्स के नाम हैं, उनका सोर्स क्या है और उसके लिए एजेंट्स कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास फार्मर्स लंग। ठीक है, फार्मर्स लंग जो है ना वो ग्रेन डस्ट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैथोलॉजी वालों के लिए ज़्यादा है, लेकिन इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। ठीक है, तो आप इसको बस एक दफ़ा रीड कर लें। फार्मर्स लंग जो है ना इसमें क्या है, ग्रेन डस्ट और मोल्डी है। जो इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। ठीक है, तो फार्मर्स लंग जो है ना ये वाला एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका सोर्स जो है ग्रेन डस्ट और मोल्डी है। एजेंट्स जो हैं माइक्रोपोलीस्पोरा फीनी, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस और सैक्रोपोलीस्पोरा रेक्टिवर्गुला। ठीक है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस सोर्स आपको जो है ना वो याद होना चाहिए। बर्ड फैंसियर जो लंग है इसका एक एमसीक्यू आता है एवियन एक्सक्रीटा प्रोटीन या फेदर्स के साथ। मतलब इसमें एमसीक्यूज जो है ना वो इस तरह से होगा कि एक बंदा है, उसने बर्ड्स रखे हुए हैं केज के अंदर, उसको बार बार जो है वो खांसी हो रही है और इस तरह से लंग इन्फेक्शन के बताए हुए होंगे, तो उसमें ये बर्ड फैंसियर लंग होगा। ठीक है, बिसिनोसिस जो है वो कपड़े की यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ इसका लिंक है। ठीक है, और कॉटन डस्ट भी हो सकता है, तो ये साथ में इन दोनों में से कुछ भी होगा तो आपने बिसिनोसिस करना है। फिर है इनहेलेशन या ह्यूमिडिफायर फीवर है, तो इसमें क्या है कि एयर कंडीशनिंग की जो कंटेमिनेशन होती है ना, एसी की कंटेमिनेशन की वजह से ये आपको फीवर होता है। इसमें एंटीजन है थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसीट। इसका जो एंटीजन है ना वो आपने याद करना है, थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसीट्स। ठीक है, लास्ट पे है माल्ट पल्कर, इसके लिए एस्परजिलस क्लेवेटस है। ठीक है, इसको भी इतना अच्छे से याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस की अगर बात करें तो इसके अंदर इयोसिनोफिलिया नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है कि इयोसिनोफिलिया या तो पैरासाइट्स में होता है या जब एलर्जिक कोई कंडीशन होती है ना तो उसके अंदर होता है। ठीक है, इनमें इयोसिनोफिलिया नहीं होगा, एक्सेप्ट एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं ABPA। ठीक है, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स होता है जो हमारे लंग हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, और ये थोड़ी सी ख़राब बन गई, बस इमेजिन कर लें ये हमारे पास लंग्स हैं। ठीक है, इनमें ना यूँ फंगस बॉल्स ही बनी हुई होती है। ठीक है, फंगस बॉल्स होती हैं जब एस्परजिलस की इन्फेक्शन होती है, तो ये बहुत ही बुरे बन गए हैं सॉरी। तो फंगस बॉल्स होती हैं। ठीक है, उसको हम एस्परजिलस भी कहते हैं या फंगस बॉल से भी हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन ये तो हो गया नॉर्मल एस्परजिलोसिस। जब एस्परजिलस ग्रो कर रहा है लंग के म्यूकस में, पहली चीज़ तो वो हो गई। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड क्या है कि साथ में एज़मा भी है या सिस्टिक फाइब्रोसिस है। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में सिक्रीशंस थिक हो जाती हैं और एज़मा आपको पता है कि एलर्जिक है, पोलन्स वगैरह की वजह से होता है। तो अब सिस्टिक फाइब्रोसिस आगे लीड कर देती है ब्रोंकिएक्टेसिस की तरफ। ठीक है, और इयोसिनोफिलिया जो है ना इस सारे प्रोसेस में इयोसिनोफिलिया होता है, और इस पूरी को हम इस ट्रायड के तीनों चीज़ों को मिलाकर जो है ना हम कहते हैं एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो जो ये MCQs पेपर दिए गए हैं इसमें यही सारी बातें दोबारा से रिपीट की गई हैं। फार्मर लंग का बहुत दफ़ा आया हुआ है कि एस्परजिलोसिस के साथ लिंक होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज़ जो डिफरेंट है वो ये है कि IV ड्रग यूज़र का एक सिनेरियो होगा, उसमें मल्टीपल कैविटरी लीजन्स होंगी। ठीक है, IV ड्रग यूज़र है मतलब ये कि कोई नीडल लग रही है, कभी कोई नीडल लग रही है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है वो। ठीक है, बोथ लंग्स और नोडुलर लीजन्स उसको हो गई हैं, तो ऑर्गेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व होगा, जाहिर है कुछ फंगस से रिलेटेड होगा, क्योंकि जो फंगस है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स को ही होती है, तो एस्परजिलोसिस इस पेशेंट को होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, और कैविटरी लीजन्स भी उसने मेंशन की हैं, वो भी इसी के अंदर होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एक डिफरेंट सा है उसमें ये होगा कि एक फीमेल बताया हुआ है कि उसको नॉन प्रोडक्टिव कफ है, वेट लॉस हो रहा है उसका है, रेज्ड IgE है, वीजिंग उसको हो रही है, तो उसका डायग्नोसिस बताएं आप। ठीक है, इन्वेसिव एस्परजिलोसिस होगी वो भी
एस्परजिलोसिस थी, लेकिन इन्वेसिव वाली क्योंकि उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है राइनोसाइनोसाइटिस हुआ है पेशेंट को, एंडोथेलियल डैमेज हुआ है, थ्रोम्बोसिस हुआ है। तो इसकी क्या रीज़न है, ठीक है। इसमें मोस्टली जो है ना डायबिटिक पेशेंट भी मेंशन होता है जो स्टेम में मिसिंग है। तो जहाँ पर भी आपको ये राइनोसाइनोसाइटिस, नोज इन्वॉल्व हो रहा है, थ्रोम्बस हो रहा है, तो वो म्यूकोरमाइकोसिस है, ठीक है। आगे हम इसको ना ज़रा डिटेल में भी पैथोलॉजी में देख लेंगे। टेक्सटाइल का जहाँ पे होगा वहाँ पे बिसिनोसिस होगा, ठीक है। और एक और चीज़ अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था एस्बेस्टॉस को जो है ना हम इनऑर्गेनिक डस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक डस्ट का एक और एमसीक्यूज आ जाता है कि ये क्या करवाता है, डिफ्यूज लंग फाइब्रोसिस, ठीक है, डिफ्यूज लंग फाइब्रोसिस, ठीक है। एस्बेस्टॉस आप लिख लें या इनऑर्गेनिक डस्ट लिख लें, विच एवर सूट्स यू। और नेक्स्ट भी यही है, इससे रिलेटेड काफ़ी एमसीक्यूज़ हैं कि डिफ्यूज़ इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हैं, डिफ्यूज़ पैचेस हैं, ठीक है। तो बताएं पेशेंट ने जो है वो क्या इनहेल किया है, तो इनऑर्गेनिक डस्ट इनहेल किया है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पॉइंट। सो किसी को कोई भी क्यूरी हो सो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।